हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग बता चुके थे क्वेश्चन वन और क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कल एग्जाम होने वाला है बीकॉम सेमेस्टर 5 का विनोबा यूनिवर्सिटी में। कल जो एग्जाम होने वाला है ऑडिट का, उसका 2 क्वेश्चन हम लोग बता चुके हैं। अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखें तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाके इससे पिछले का लेक्चर देख लीजिए। आज हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। आज हम लोग कोशिश करेंगे 5-7 क्वेश्चन बता दें, और साथ ही साथ अगर क्वेश्चन नहीं भी बता पाएंगे ज़्यादा तो आपको क्वेश्चन जरूर बता देंगे, उसका आंसर आपके पास थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखा देंगे। इससे क्या होगा कि आप नोट्स भी कर सकते हैं और क्वेश्चन पढ़ के अगर आप जाएंगे तो आपका एग्जाम बहुत ज़बरदस्त जाएगा। आप निश्चिंत रहिए इसके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन तीसरा नंबर है, बोलता है कि एक ऑडिट प्रोग्राम क्या है और उसके अंदर क्या फीचर्स है और एक अच्छे ऑडिट प्रोग्राम के अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ऑडिट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि ऑडिट करने से पहले आपको एक रूपरेखा तैयार करनी होगी कि कैसे ऑडिट करेंगे, कौन किस काम को करेगा। ये रूपरेखा यानी प्रोग्राम जो होता है, ये अगर बना देते हैं हम ऑडिट करने से पहले तो फ़ायदा इससे ये होता है कि कोई भी काम ऑडिट करते समय छूटता नहीं है, क्योंकि हम प्रोग्राम में सब लिख देते हैं कि ये काम ये व्यक्ति करेगा, ये काम ये व्यक्ति करेगा, ये काम ये व्यक्ति करेगा। तो अगर आप कोई भी काम करना है आपको, तो प्रोग्राम बना के करते हैं, लिस्ट बना के काम करते हैं, तो कोई भी चीज़ छूटता नहीं। जैसे लिस्ट हम लोग यहाँ इस तरह बनाते हैं। शादी विवाह जब घर में होता है ना, तो आपको सब्जी लाने दिया जाता है, तो हम लोग लिस्ट बना के चलते हैं, प्रोग्राम बना लिए, और जैसे जैसे काम होते जाते हैं उसको काटते जाते हैं, चलो ये हो गया ये हो गया, तो अब हमको समझ में आता है कि ये बाकी है ना। तो हम लोग प्रोग्राम का मतलब था लिस्ट ऑफ वर्क। हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, एक ऐसा रूटीन बनाएंगे, एक ऐसी योजना बनाएंगे जो किसके लिए, जिसमें ऑडिटर के काम की पूरी रूपरेखा दी होती है कि एक ऑडिटर को करना क्या है। और ऑडिटर इससे जान पाता है कि वो कौन सा काम कर चुका है और कौन सा काम करना बाकी है। ये दोनों जानकारी ऑडिटर को इससे हो जाती है ऑडिट प्रोग्राम के जरिए। देखिए, आप पिक्चर होगा तो बता देंगे। एक अच्छे अंकेक्षण कार्यक्रम में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो एक अच्छा ऑडिट प्रोग्राम लिखित होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, उसमें काम बंटवारा होना चाहिए कि किस व्यक्ति को कौन सा काम करना है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जब हम चाहें उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क स्कोप होना चाहिए। उसके बाद लिखा है ये डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, और ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए, एग्जामिनेशन विथ इंपॉर्टेंट वाउचर होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, डेट होना चाहिए, कॉलन होना चाहिए, और रीचेकिंग का ऑप्शन होना चाहिए। ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए एक अच्छे प्रोग्राम के अंदर। एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, एक ऑडिट प्रोग्राम के अंदर क्या क्या फ़ायदा है, पूछेगा ऑडिट प्रोग्राम के क्या क्या लाभ है। तो अगर आप प्रोग्राम बना के ऑडिट करते हैं, प्लान बना के ऑडिट करते हैं, तो उसके एडवांटेजेस को हम लोग डिस्कस करें कि क्या क्या उसमें एडवांटेज है। पहला है योग्यता के आधार पर कार्य का विभाजन, दूसरा है कार्य पर नियंत्रण, तीसरा उत्तरदायित्व का निर्धारण, चौथा है कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि, निष्पादित कार्यों का मूल्यांकन। ये सारे एडवांटेजेस है ऑडिट प्रोग्राम करने का। अगर आप प्रोग्राम बना के ऑडिट करते हैं तो ये सारे फायदे मिलेंगे। आप एक बार इसको देख लीजिएगा, क्योंकि जी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन को इतना कम समय में पढ़ाना पॉसिबल नहीं। तो एक बार इसको झांक लीजिएगा, आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ऑडिट प्रोग्राम का मीनिंग हम बता चुके हैं, एडवांटेजेस आप इसको देख लीजिएगा तो आपको बहुत फायदा होगा इसका। अब एक और है, डिस्क्राइब द टेक्निक एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट। ऑडिट करने का तकनीक क्या है, टेक्निक मतलब कैसे ऑडिट करेंगे, कोई एक आइडिया होना चाहिए ना, कैसे ऑडिट करेंगे। किसी बड़ी कंपनी को ऑडिट करना है तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, टेक्निक होना चाहिए किस तरीके से आप ऑडिट करते हैं। तो ऑडिट की तकनीक को हम लोग बात करें तो ऑडिट की तकनीक देखिए यहाँ इस तरह से है। क्या क्या करेंगे, सबसे पहले बोलता है कि अंकेक्षण करने की मुख्य तकनीक निम्न है। द मेन टेक्निक ऑफ ऑडिटिंग आर एज फॉलोज। सबसे पहला काम ऑडिट करते समय क्या करना चाहिए, सबसे पहले करना है फिजिकल एग्जामिनेशन एंड काउंटिंग। जब आप ऑडिट कर रहे होते हैं तो फिजिकल एग्जामिनेशन और काउंटिंग कीजिए, यानी फिजिकली एग्जामिन कीजिए कि जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर जरूरत पड़े तो जाके चेक कीजिए। जैसे मान लीजिए हम किसी यूनिवर्सिटी में ऑडिट कर रहे हैं, हमारे पास आया कि बेंच हम लोग खरीदे हैं 5 करोड़ रुपए का, तो भाई 5 करोड़ का कितना बेंच खरीदे, हम जाके वहाँ चेक करेंगे, देखेंगे। तो फिजिकल एग्जामिन करेंगे और काउंटिंग भी कर लेंगे। उसके बाद कंफर्मेशन, अगर हमको कोई डाउट हुआ तो कंफर्मेशन ले लेंगे, भैया बताओ इसके बारे में, हम नहीं समझ पा रहे। एग्जामिन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कंपनियों में आपस में उसको चेक करना होगा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को चेक करना होगा। रिकम्प्यूटेशन कीजिए, जो वो कैलकुलेशन करके हमको दिया है उसको फिर से आप कंप्यूट कीजिए शायद मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए। रीट्रैकिंग कीजिए बुक कीपिंग प्रोसेस को, बुक कीपिंग जो प्रोसेस उसको पुनर्खोज कीजिए, स्कैनिंग कीजिए उसको, इंक्वायरी करना होगा, एग्जामिनेशन ऑफ सब्सिडी रिकॉर्ड्स, को रिलेशन विथ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन करना होगा, टेस्ट चेकिंग करना होगा, रूटीन चेकिंग करना होगा, डिटेल चेकिंग करना होगा और वाचिंग करना होगा। ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे अगर आप ऑडिट कर रहे हैं। तो ये सारी तकनीक आपको अपनानी पड़ेगी ऑडिट करते समय। यहाँ देखिए बड़ा अच्छा लिखा है
कि अंकेक्षण प्रारंभ करने से पहले की क्या तैयारी है, यानी ऑडिट का काम शुरू करने से पहले आप घर से क्या क्या करके जाओगे, तो घर से ये सारे काम करके जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ऑडिट प्रोग्राम जो हम लोग बनाते हैं उससे पहले क्या क्या करके जाएंगे। तो ऑडिट करने से पहले आप चेक करो कि हमारी जो नियुक्ति हुई है किसी कंपनी में ऑडिट करने के लिए वो सही तरीके से हुई है क्यों नहीं, पहले अपना ज्वाइनिंग लेटर चेक कर लो। दूसरा, कम्युनिकेट करो प्रीवियस ऑडिटर से, जो मेरे से पहले इस कंपनी का ऑडिटर होगा उससे फ़ोन पे बात कर लो, मेल पे बात कर लो, ताकि अच्छा पहले अगर हम बात कर लेंगे जो इस पिछले साल ऑडिट करके गया तो बताएगा ना कि हम ऑडिट किए थे सब कुछ ठीक था, ये इसका कैशबुक में थोड़ा गड़बड़ी है, तो मेरे ध्यान में रहेगा ना कि कैशबुक चेक करना जरूरी है। तो जो पिछला ऑडिटर उससे बात करेंगे, उसके बाद बोलता है कार्य क्षेत्र का निर्धारण कर लेंगे, उसके बाद स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के नेचर को स्टडी करेंगे कि प्रोडक्शन नेचर का है, सर्विस नेचर का है या ट्रेडिंग नेचर का है। उसके अकाउंटिंग सिस्टम को पढ़ेंगे, जानेंगे कि किस तरह का अकाउंटिंग सिस्टम है। उसके बाद लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या क्या खाता बनाता है उसका लिस्ट मांग लेंगे। उसके बाद टेक्निकल नॉलेज, यानी कंप्यूटर उसके यहाँ कैसे अकाउंटिंग होता है, कंप्यूटर में रखा जाता है, टैली में रखा जाता है, सैप में रखा जाता है, वो लिखेंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिट, ऑडिट करने का क्या उद्देश्य है वो लिखेंगे। इसके आगे संस्था के अधिकारियों का नाम, जो संस्था के अधिकारी होंगे उनका नाम चेक करेंगे कि कौन कौन अधिकारी, और साथ साथ उसका सिग्नेचर जरूरी है। अब मान ली कोई लिख बोल दे कि सर ये सेल्स मैनेजर यहाँ पे साइन किया, तो देखेंगे मिला के ना सेल्स मैनेजर का साइन का है, तो पहले साइन मंगवा लेंगे, ये सब पहले मंगवाएंगे, उसके फैक्ट्री में जाने से पहले हम मंगवा लेंगे। और हमको क्या देखना है, नॉलेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग एम्प्लॉय, आप अपने कर्मचारियों के बीच में काम कैसे बांटते हैं उसको उसका ज्ञान होना चाहिए। एग्जामिनेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, इस कंपनी में आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली कैसी है उसकी जानकारी होनी चाहिए। बोलता है गत लेखांकन अभिलेखों और लाभ हानि विवरण या बैलेंस शीट का अध्ययन करना होगा। अस्थायी ऑडिट फाइल तैयार करना होगा, आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स है उसको उसका अध्ययन करना होगा, मैनेजमेंट पॉलिसी का अध्ययन करना होगा, साथ ही साथ अंकेक्षण कार्यक्रम को तैयार करना होगा, और कार्य प्रारंभ करने की तिथि पहले ही निर्धारित कर देनी होगी कि इस डेट में हम ऑडिट शुरू करने वाले हैं, और मालिक को आवश्यक निर्देश भी देना होगा। एक क्वेश्चन और, ये चौथा क्वेश्चन था जो हम लोग भी देख रहे थे, है ना, ये क्वेश्चन था ये वाला चौथा, अंकेक्षण प्रारंभ करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान देनी चाहिए। अब पांचवा क्वेश्चन है, अंकेक्षक रखवाली करने वाला कुत्ता है, शिकारी कुत्ता नहीं। ये एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कोर्ट का डिसीजन है ये, कि जो ऑडिटर होता है अंकेक्षक रखवाली करने वाला कुत्ता के समान होता है। रखवाली करने वाला कुत्ते के समान मतलब है कि ऑडिटर को कभी ये सोचना नहीं चाहिए, रखवाली करने वाला कुत्ता क्या करता है, सिर्फ भौंकता है और अपने मालिक को आगाह करता है कि भैया चोर आ रहा है। जब कोई आदमी आता है ना, अनजान आदमी उसके दरवाजे पर, तो खूब भौंकेगा, काटे उठेगा नहीं, भौंकेगा, और भौंक के अपने मालिक को सूचित करता है कि कोई अनजान आदमी आ गया है। और जो ब्लड हॉन्ड होता है ना, शिकारी कुत्ता, वो सीधा काट के देगा। तो बोला जाता है ऑडिटर को शिकारी कुत्ते की तरह नहीं, काटने वाला नहीं होना चाहिए कि हम तुमको बर्बाद कर देंगे, बताते हैं हम तुमको, ऐसा नहीं। एक ऑडिटर को सिर्फ इस बात की जानकारी मालिक को देनी चाहिए कि आपके बिजनेस में कुछ गड़बड़ हो रहा है, बस। यानी भौंक के जानकारी दे दीजिए, जितना चिल्ला चिल्ला जानकारी देना दे दीजिए। तो जैसे एक रखवाली करने वाला कुत्ता होता है, वैसे ही ऑडिटर को होना चाहिए। रखवाली करने वाला कुत्ता जैसे अपने मालिक को सब कुछ बता देता है कि क्या चल रहा है, क्या गलत है, क्या सही है, उसी तरह से एक ऑडिटर को अपने मालिक को, यानी अपने नियोक्ता को, जिसको ऑडिट करने के लिए रखा हुआ है, उसको सारी जानकारी ऑडिटर को देनी चाहिए। इसलिए ऑडिटर को रखवाली करने वाला कुत्ता माना गया है, ठीक है, ब्लड हॉर्न नहीं। शिकारी कुत्ता अगर ऑडिटर रहेगा तो समझो कि बर्बाद कर देगा। तो शिकारी कुत्ते की तरह ऑडिटर को नहीं सोचना चाहिए, ऑडिटर को सोचना चाहिए किसकी तरह, तो रखवाली करने वाले कुत्ते के समान। उसी का पूरा डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा हम चला देते हैं इसको, आप लिख सकते हैं यहाँ से। ये है फर्स्ट पीडीएफ, इसको आप बस स्टॉप करके थोड़ा सा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर पढ़ना चाहें तो। अब क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली क्या है, और आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण में अंतर बताइए। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मतलब होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ऐसा सिस्टम जहां हम बाहर से ऑडिटर के आने का इंतजार नहीं करेंगे,
हमारी कंपनी में जो अकाउंटिंग हो रहा है उसको हम खुद चेक करवा लेंगे। उसको बोलते हैं इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट और इंटरनल कंट्रोल। ऐसा टेक्निक हम लगाएंगे कि खुद ब खुद वो कंट्रोल्ड हो जाएगा, हम खुद अपनी गलती को पकड़ लेंगे। इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल। याद रखना, आंतरिक नियंत्रण। तो बोलता है आंतरिक नियंत्रण के अंतर्गत वे सभी उपाय आते हैं जिसके द्वारा एक व्यवसाय के प्रत्येक पहलू को नियंत्रित किया जाता है। जिसके अंदर व्यवसाय के प्रत्येक पहलू को किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। अब तीनों में अंतर लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। क्या होता है इंटरनल कंट्रोल, क्या होता है इंटरनल चेक और क्या होता है इंटरनल ऑडिट। इसको आराम से आप कर सकते हैं। आपके लिए बहुत काम होने वाला है। उसके बाद है कि भॉचिंग क्या होता है। भॉचिंग का मतलब क्या होता है, प्रमाणन क्या है। भॉचिंग का मतलब होता है कि ओरिजिनल रसीद को लेन देनों से मिलाना। जो व्यवसाय में लेन देन होते हैं उस लेन देन को वास्तविक रसीद से मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भॉचिंग कहलाती है। भॉचिंग का मतलब होता है भॉचर को लेन देनों से मिलाना। अगर आप 50,000 का लेन देन दिखा रहे कि 50,000 का हमने लेन देन किया, तो उसका रसीद होना चाहिए ना। तो रसीद से उस लेन देन को मिलाने की प्रक्रिया ही भॉचिंग कहलाती है। रसीद से लेन देन को मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भॉचिंग कहलाती है। तो भॉचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे हम रसीद से वास्तविक लेन देन को मिलाते हैं। उसका उद्देश्य क्या है, देखिए उसका उद्देश्य है कि प्रमाणक की शुद्धता की जानकारी, की रसीद सही है। लेखों की शुद्धता और सत्यता की जानकारी, जो लिखा गया वो सही है क्योंकि जितना लिखा गया उतना रसीद है। लेन देन की प्रविष्टि का ज्ञान, जो लेन देन होता है उसका पूरा नॉलेज हो जाता है। बाहरी लेखों का ज्ञान, बाहर का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो पता चल जाता है। और अधिकृत लेन देन, जो भी लेन देन होते हैं ऑथराइज लेन देन होते हैं जिसकी जानकारी होती है। आगे एक और क्वेश्चन है कि वॉचिंग को रीढ़ की हड्डी माना जाता है क्योंकि सिंपल सा बात है, ऑडिट करिएगा क्या, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जाके करेगा क्या। एक सीए किसी कंपनी में जाके खाली रसीदे से ना मिलाता, और क्या है। अगर लेन देन में लिखा है 50,000 का माल बेचा, तो ऑडिटर बोलेगा ठीक है माल बेचा ना, ठीक है। तो फिर गलती कहाँ पकड़ेगा, गलती पकड़ने के लिए उसको वॉचिंग ही तो करना पड़ेगा। तो ओरिजिनल जो काम है ऑडिटर का वो वॉचिंग का है कि वो गलती पकड़े। गलती पकड़ने के लिए वॉचर तो चाहिए ना, रसीद चाहिए ना, तभी ना मिला पाएंगे। अब जब हम रसीद से मिला रहे हैं तो देख रहे हैं एक लेन देन 36,000 रुपये का भाग जा रहा है, जिसका ना तो रसीद है और ना कुछ है, लेकिन लेन देन हुआ है। तो अब ना हम गलती पकड़ेंगे कि 36,000 ही कहाँ गया। लेकिन अगर आपके पास सारा रसीद अगर आपके पास है और सारा लेन देन सही है तो गलती पकड़ने का कोई मतलब नहीं। और जब रसीदें नहीं है तो फिर गलती पकड़ाएगा भी नहीं। इसलिए रीढ़ की हड्डी यानी मेन काम जो है ऑडिटर का वो वॉचिंग है। वॉचिंग अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं। इसका 3 क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रमाणन अंकेक्षण के रीढ़ की हड्डी है, प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है और प्रमाणन अंकेक्षण का सार है, या प्रमाणन का महत्व भी पूछेगा तो यही बात होगा, प्रमाणन का महत्व भी सेम हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस लिखा हुआ है, क्या क्या महत्व है, ठीक है। क्या क्या महत्व है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे लिखा है संपत्ति और दायित्वों का सत्यापन कैसे करेंगे, यानी अगर किसी के पास एसेट्स और लायबिलिटी है तो उसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। किस तरह से एसेट और लायबिलिटी का वेरिफिकेशन हम लोग करने वाले हैं। ये भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसको भी देख लीजिए। ठीक है, बहुत कुछ पढ़ाना पॉसिबल नहीं, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। इसलिए हम आपको कंटेंट दे रहे हैं कि जाके पीडीएफ पढ़ के आप जाइएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन काम करेगा आपके लिए। विभिन्न संपत्तियों का सत्यापन कैसे करेंगे ये आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप देख लीजिए कि एसेट्स और लायबिलिटी का सत्यापन कैसे करेंगे, दायित्वों का सत्यापन कैसे करेंगे। एक कंपनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति, योग्यता, अयोग्यता, निष्कासन इत्यादि के संबंध में प्रावधानों का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होगा, इसको अभी भी आप देख के जाइएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन को पूरा का पूरा वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा इमरजेंसी वर्क के कारण। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, और अगर कोई बच्चा इस पीडीएफ को चाहता है तो मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे भी शायद ये पीडीएफ फ्री स्टडी मटेरियल में अवेलेबल मिल जाएगा। तो अगर वहाँ मिल जाता है तो वहाँ से भी आप इस पीडीएफ को देख के आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।